लिटिल पूरे लिटिल थिएस्पियन परिवार को बहुत खुशी हो रही है, मुझे और साथ में उमा और हमारे जितने भी कलाकार हैं। सच बात ये है कि हम खुद को आज बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा है हमें, और हम हमारी इज़्ज़त इसलिए बढ़ गई है कि बंसी कौल जैसी शख्सियत हमारे मंच पर हमारे एक्टर के साथ जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। बंसी कौल हिंदी थिएटर नहीं, बल्कि पूरे इंडियन थिएटर का ऐसा नाम है, जिसने थिएटर का एक नया इडियम पैदा किया है, जो है विदूषक थिएटर यानी क्लाउन थिएटर। ऐसा इससे पहले जिस तरह से हम अभी तनवीर का नाम एक उनके एपिक थिएटर के से जोड़ कर लेते हैं, उसी तरह से एक नाम बंसी कौल साहब का आता है, जो कि क्लाउन थिएटर, जिसको हम एपिक थिएटर कहते हैं, ये विदूषक थिएटर कहते हैं, उस नाम से ये जुड़े हुए हैं। और इनके काम को देखकर सिर्फ भोपाल, दिल्ली या फिर हिंदी प्रदेश के ही नाटककारों ने ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह लोगों ने इनके काम को फ़ॉलो किया है और उनके काम को देखकर काम सीखा है। जिस तरह से बादल सरकार के काम को देखकर पूरे हिंदुस्तान में एक नए तरीके का थिएटर करने का चलन शुरू हुआ, उसी तरह से हमने भी इनके काम को देखा है और खूब सीखा है। मुझे याद आता है कि इनका एक प्ले बहुत पहले जिस जब मैं स्टूडेंट था, 90 कितने एमए में पढ़ रहा था और उस ज़माने का, इनका 2 प्ले मैंने देखा था कला मंदिर में कोलकाता में। वो जो अक्सर झापड़ खाता है और एक तुक्कू मियाँ, और गज़ब का प्रोडक्शन। रंग विदुष और ये ऐसा प्रोडक्शन था कि आप यकीन जानिए कि अपनी ज़िंदगी में मैंने पहली बार उस तरह का प्रोडक्शन देखा था। तमाम कलाकार एक विदूषक के मेकअप में थे, और इतना इतना कसा हुआ प्रोडक्शन, और इतना उसके अंदर में इतनी एनर्जी थी जो बयान नहीं कर सकता मैं। और शायद वही सब ऐसा नाटक है जो देखने के बाद हम लोगों के अंदर में एक एनर्जी पैदा हुई, और हम लोगों कि ने हम भी भी थिएटर इसी तरह से थिएटर को सीरियसली और सीरियस आर्ट के तौर पर लिया, और हम काम करते चले जा रहे हैं। बंसीदार के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, कालिदास राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से नवाजे गए हैं। तो आज ऐसी शख्सियत बंसीदा के साथ हमें जुड़ने का मौका मिला, और हम सबका सौभाग्य है कि आज इनके अनुभव से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बंसीदा, आपका स्वागत है। आज हम आप सबका अनुभव साझा करना चाहते हैं अपने कलाकारों के साथ। एक तो लिटिल थिएस्पियंस का आभार कि आपने मुझे बुलाया, और आपके एक्टरों के साथ, जिन्हें मैं ये कहूँगा वो मेरे भी एक्टर हैं, के साथ बात करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दरअसल हम जितने भी ग्रुप्स पूरे देश में हैं, हम अलग हो नहीं सकते एक दूसरे से, क्योंकि हम सब लोग एक ग्रुप थिएटर मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं। ये अलग बात है, कोई कोलकाता में है, कोई जम्मू में है, कोई बिहार में है, कोई यूपी में है, लेकिन मूलतः बेस सबकी एक ही है, और जरूरतें या काम करने के सबके तरीके एक ही हैं। वो थोड़े अलग हो जाते हैं, इस वजह से अलग हो जाते हैं कि हर आदमी अपना अपने जब भी काम करता है तो एक अपनी तरह का उसको अपनी तरह का जामा पहनना चाहता है कि भाई मैं ऐसे करूँ, ऐसे अपने बात कहूँ। अब जैसे आप लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नॉन हिंदी भाषी इलाके में आप लगातार हिंदी, उर्दू का, हिंदुस्तानी का काम करते हैं। जाहिर है कि वहाँ जो दूसरी भाषाओं के लोग होते हैं वो भी आपकी ऑडियंस हैं, और जो बांग्ला बोलने वाले लोग हैं वो भी आपकी ऑडियंस है। तो आपके लिए एक दोहरी दिक्कत होती है, खासकर जहाँ उस शहर में आप काम कर रहे हैं जहाँ बहुत लंबा ट्रेडिशन है बांग्ला थिएटर का, और उनके बीच में कभी कभार होता क्या है कि जब आपके बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस होते हैं और बहुत अच्छी ऑडियंस होती है, तो वो एक तरह से आपके ऊपर एक बैगेज भी होता है, और आप उस बैगेज के तहत आपको काम करना पड़ता है कि ऑडियंस भी आपसे वही उम्मीद करती है, और उस ऑडियंस को एक तरह की आदत पड़ गई होती है खास तरह का थिएटर देखने की।
और जो उस भाषा में लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें भी कभी कभार ये लगता होगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो रहते तो यहाँ हैं लेकिन थिएटर करते हैं हिंदी या उर्दू में। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि दरअसल भले आप एक भाषाई इलाके में रह रहे हो तो वहां दूसरी भाषाओं के भी लोग रहते हैं, उसी का नाम हिंदुस्तान, क्योंकि बहुत तरह के रंग हैं इस हिंदुस्तान में। इसीलिए हम अक्सर एक स्लोगन, एक जमाने में जब आपको याद हो दंगे हुए थे, हम भोपाल में थे, तो हम सब लोग ने आपस में बात कर रहे थे जितने भी थिएटर वाले थे कि हमारा काम सिर्फ थिएटर करना नहीं है, क्योंकि हम एक तरह से परफॉर्मिंग एक्टिविस्ट होते हुए सही मायने में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और ये जो कोई कहे कि नहीं साहब मैं सिर्फ परफॉर्मेंस का एक्टिविस्ट हूँ, वो ये भूल जाते हैं। नहीं, चूंकि आप समाज में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां और बहुत सारी हो जाती है। तब हम लोगों ने कुछ जुलूस निकाले थे, आपस में बातचीत की और हमें ये अंदाज हुआ कि भाई दरअसल हिंदुस्तान क्या है। हमें एक नारा खोजना था कि क्या कहें हम। भाई कोई कहता कि भाई हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, सिख ईसाई जिंदाबाद, तो उसमें बहुत सारे लोग रह जाते हैं जो कि न हिंदू होते हैं, न मुसलमान होते हैं, न सिख होते हैं, न ईसाई होते हैं। कुछ और छोटी छोटी जो फेथ्स हैं उनके लोग होते हैं, या और अलग अलग जबानों के लोग होते हैं जो उन शहरों में रह रहे होते हैं। इसीलिए राजेश जोशी हमारे दोस्त, तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोगों के पास एक नारा आया जिसका हमने कहा था, सब रंगों का एक ही नाम हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग उस ट्रेडिशन के लोग हैं। हम सब रंगों का एक ही नाम है हिंदुस्तान हिंदुस्तान, वो थिएटर है। और आप भी जाहिर है वहां ये इस तरह का काम करते हैं। और दूसरा मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान शायद वाहिद एक ऐसा मुल्क है, अगर आप पूरे देश की, मैं एक जमाने में एक सर्वे कर रहा था पूरे देश में घूम घूम कर, कि हिंदुस्तान में अगर 735 डिस्ट्रिक्ट हैं, और फिर अगर आप विलेजेस गिनने लगेंगे तो ये सब नेट पर है कि हर इलाके में करीबन 10 से 12 ग्रुप रजिस्टर्ड हैं। और कोलकाता जैसे में तो 400 ग्रुप होंगे रजिस्टर्ड। और फिर कोलकाता से बाहर आप डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाएंगे तो आप जगह 8-10 ग्रुप होंगे। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से कल्चरल ग्रुप, चाहे उन्हें थिएटर के ग्रुप कहिए, फोक और ट्राइबल ग्रुप्स कहिए, डांस और म्यूजिक के ग्रुप कहिए, तो कुल मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में करीबन 50-55 हजार ग्रुप्स हैं। सुनाई दे रहा है आपको? 50-55 हजार थिएटर परफॉर्मिंग ग्रुप्स हैं। अगर 55 हजार परफॉर्मिंग ग्रुप्स हैं इस देश में, जो साल में एक प्ले करते हैं, एक कल्चरल शो करते हैं, या 2 करते हैं, या 4 करते हैं, और इन ग्रुप्स में करीबन 20 से 25 लोग शिरकत करते हैं, और अगर 25 लोग शिरकत करते हैं तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 55,000 इंटू सो मेनी पीपल, उसके बाद अगर आप कॉलेज के ग्रुप्स भी लेंगे, डांस ग्रुप्स लेंगे, फोक ग्रुप्स लेंगे, तो कुल मिलाकर 2 से 3 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। तो स्पोर्ट्स के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं शिरकत है इस देश में, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में है। और लिटरेचर को तो हम अभी छोड़ ही रहे, लिटरेचर है, पेंटिंग है। तब मुझे लगा कि दरअसल हमारी जरूरत क्या है समाज को। हमारी जरूरत इसलिए है कि जिस मुल्क में 40% अनएम्प्लॉयमेंट हो, जिस देश में करीबन 60% यंग लोग हों, और अभी तो हम कह रहे हैं कि 66% है, और सब बहुत से लोग उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है। ये लोग शाम को अपने ग्रुप्स में आते हैं, जैसे आपके ग्रुप में भी आते हैं, बैठकर कुछ किताबें पढ़ते हैं, थिएटर करते हैं, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और ऐसी जगह आकर जमा हो जाते हैं जहां ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन सी कास्ट के हैं, या ये सवाल ही नहीं पूछा जाता। सबके एक ही कास्ट वहां होती है, वो आर्ट करने की कास्ट। आप जरा इमेजिन कीजिए अगर ये ग्रुप्स नहीं होते तो इस देश में कितने क्रिमिनल्स होते और कितने ड्रग एडिक्ट्स होते। तो इसका मतलब हमारा अक्सर आर्गुमेंट रहता है सरकार से, जो मैं अक्सर जहां जहां मुझे मौका मिलता है,
मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि साहब हम लोग दरअसल इस समाज के लिए एक तरह से सोशल रेलेवेंस हमारी है। जो काम दरअसल आपको करना चाहिए था या आपके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को करना चाहिए थे, वो हम लोग कर रहे हैं और हम चूंकि सोशली रेलेवेंट लोग हैं, इसीलिए जब भी मुझसे कोई पूछता है भाई आपके प्ले का कंटेंट क्या है, मैं कहता हूँ दरअसल नाटक का कंटेंट कुछ होता नहीं है, थिएटर होना ही अपने आप में कंटेंट है। वो इसलिए है थिएटर का होना ही कंटेंट है क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे अर्ज किया कि इतने हजार ग्रुप हैं, इतने लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, इतने शामिल हो गए हैं और सब शाम को मिलते हैं। दरअसल यही शायद एक चीज रही होगी जिसने, क्योंकि मैं एक घुमक्कड़ आदमी था, कश्मीर से चला था, किन्हीं हालातों में जो भी हालात थे, जम्मू कुछ वर्षों रहा मैं, हमारे वालिद वहां थे। तो जम्मू में कुछ दिन रुके, फिर मैं छोटी छोटी मोटी नौकरियां करने लगा, पेंटर था मैं, और फिर ट्रक, ये क्या कहते हैं उन दिनों, अपना जरिया माश जो होता था, मैं ट्रक्स लिखता था, जो ट्रक बड़े बड़े हाईवे ट्रक्स होते हैं उनको पेंट करता था, उन पर वो चिन्ह स्लोगन्स। बनाता था या जो भी उस तरह के, जैसे कि आप देखिए रिक्शों पर है। और फिर बीच बीच में पढ़ाई भी करता था और बीच बीच में हाँ छोटी मोटी नौकरियां भी करता था, जिसकी वजह से मुझे एक अजीब जिंदगी का एक एक्सपीरियंस हुआ। वो मैंने 65 की वॉर भी देखी, 65 की वॉर जो हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और उस वक्त में एक जोड़ी उधर पुंछ जैसी नाम की जगह है, वहां मैं किसी एक फॉरेस्ट के ठेकेदार होते थे, उनके यहाँ 90 रुपए पर नौकरी करता था। तो रात को जब वो उन दिनों क्या होता था कि अगर आपको, क्योंकि इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि आप relate कर सके चीजों को। अगर आपको याद हो, पहले रेलवे ट्रैक्स जो है लकड़ी के होते थे, सीमेंट जी। के बाद में बनने लगे, और जिसको हम स्लीपर कहते थे। और ये सब आते थे या तो उत्तराखंड से या कश्मीर से या हिमाचल से, और उसी की वजह से जैसे रेलवे, हमको तो ये लगा था कि अंग्रेजों ने हमको रेल दी, लेकिन हम ये सब भूल जाते थे, अंग्रेजों ने हमें रेल तो दी लेकिन हमारा फॉरेस्ट भी साफ किया। ये पेड़ कटते थे, उससे लॉग बनाए जाते थे, वो लॉग जो है ट्रेनों के नीचे, पटरियों के नीचे बिछाए दिए जाते थे। तो दो तरह के तबके हैं, एक तो जो बहुत तारीफ करता है कि साहब उसने हमें पूरे देश से कनेक्ट किया, रेल बनाई, तो बहुत अच्छे दिन। लेकिन चूंकि हमारी उस तरह का विश्लेषण नहीं होता, उस तरह का एनालिसिस हम नहीं कर पाते कि लाखों करोड़ों ट्रीज जो पूरे उन इलाकों में थे वो कट गए थे, जिससे एक एनवायरनमेंट के डिजास्टर बाद में उसका असर पूरे मुल्क पर पड़ा। क्योंकि इस तरह के एनवायरनमेंट को तबाह करने, तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में थी। और कुछ थिएटर ग्रुप्स वहां थे, उनके साथ में जुड़ा, तो हमने कहा कि क्यों ना इन इश्यूज पर बात की जाए, क्योंकि लोग तो ये मानकर चलते हैं कि साहब हम तो सिर्फ लकड़ी सप्लाई करते हैं दुनिया को, लेकिन दरअसल हम लकड़ी सप्लाई नहीं कर रहे थे, हम दुनिया का ऑक्सीजन खत्म कर रहे थे। तो तब मुझे लगता है कि हमें जब बात करनी भी हो तो आपको कंटेंट भी नहीं ढूंढने पड़ेंगे। खैर ये मसला था कि भाई वहां से आते आते मैं फिर जिंदगी बदल गई। फिर थोड़ा वो जैसे सब लोग एमेचर ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, ग्रुप थिएटर एक्टिविटी में जुड़े रहते हैं। मैं एनएसडी आ गया, हालांकि मैं एनएसडी जाना नहीं चाह रहा था इनिशियली, मैं चाह रहा था कि मैं पूरी तरह या तो चित्रकार ही बनूं या आर्किटेक्ट बनूं। और जाहिर है कि वो आर्किटेक्ट नहीं बन पाया कि उतने शायद घर में सामर्थ्य नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं, और क्योंकि हम लोग बहुत ही, जैसे कि हम सब लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, और नहीं कर पाए। लेकिन जब इंटरव्यू दिया तो ड्रामा स्कूल का पहले स्कॉलरशिप मिला, तो होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा, क्या भाई आगे न जाओ, मिल गया इसको मत छोड़ो, हो सकता है आगे और कुछ न मिले। तो फिर मैंने बड़ौदा जाने की बात ही टाल दी। तो ड्रामा स्कूल में मैं चला गया, और वहां 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद, लेकिन वहां भी मैं, ठीक है वो एक एक्सपोजर था, लेकिन जिसको कहे ना, मेरे चित्त को शांति नहीं थी वहां। आफ्टर मैं, ठीक है मैं यहाँ कुछ टेक्निक सीख रहा हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन ये शायद मेरे मुल्क का थिएटर नहीं है। तो ये मेरे मुल्क का थिएटर नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए।
तो साहब घुमाकड़ी का दौर शुरू हो गया। हम लोग 73 में निकले कि मेरे जो बैचमेट्स थे उसमें कुछ लोग बॉम्बे चले गए, जो दूसरी भाषाओं के लोग थे वो अपने अपने इलाकों में वापस चले गए। मैं नहीं जा पाया अपने इलाके में क्योंकि हालात नहीं थे वहां से, और बीच बीच में मैं चला जाता था क्योंकि मेरी माँ भाई बहन सब वहां रह रहे थे। तो अपने इलाके से रिश्ता तो था ही, जैसे कि हर एक का होता है। वो वैसा ही रिश्ता था जैसे एक बिहार के मजदूर का वो कलकत्ते में आकर वापस छुट्टियों में वहां चला जाता है। इसका मतलब नहीं कि उसका रिश्ता खत्म हो जाता अपने इलाके से। जी। तो जाहिर है रिश्ता तो रहता ही है अपने इलाके से। वो इसलिए भी रहता है रिश्ता आपको तब तक आप तो ये पहचान हो जाती है कि भाई आप जिस इलाके के हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, वो इलाका दरअसल आपके रोम रोम में बसा हुआ है, और वो इलाका जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। भले ही आप उनकी जबान उस जबान में थिएटर नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पूरी उस जर्नी के दौरान वो कभी ना कभी आपके काम आता रहा है। जी। वो कहीं ना कहीं रूप लेता है, कहीं ना कहीं आपके उभर के आता है और आपको मदद करता है आपके क्रिएटिव होने में। तो शायद यही एक मेरे दिमाग में कभी रही होगी। कश्मीर जैसी जगह में एक आर्ट फॉर्म होती थी जो रूरल आर्ट फॉर्म थी, भांड पत्थर, जो भांड वहां के थे, जो एक कॉमिक तो नहीं मैं कहूंगा, मैं सटायर कहूंगा, वो करते थे। और जाहिर है कि जब सप्रेशन होता पूरी दुनिया में, सप्रेशन में बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स खत्म हो जाती है, कुछ ही आर्ट फॉर्म्स बचती है, और वो होती है आर्ट फॉर्म्स ऑफ कॉमिक। कॉमिक आर्ट फॉर्म्स इसलिए बचती है क्योंकि वो सेकुलर होती है नेचर में, और जो आपके आप पर हुकूमत करने वाले लोग होते हैं, जब वो इस तरह के आर्ट फॉर्म्स को देखते हैं, उन्हें ये लगता है कि एंटरटेनमेंट है, ये हम हंस रहे हैं चीजों को देखकर। लेकिन ये भूल जाते हैं कि दरअसल हंसी के बीच में ही उस मस्खरे ने आप पर कुछ पॉलिटिकल कमेंट भी किया होता है। तो एक तरह से दोहरा वेपन का इस्तेमाल होता है। तो यही चूंकि भांड पत्थर भी वहां करते थी, भांड पत्थर चूंकि जाहिर है कि एक जमाने में पठानों का राज रहा होगा, जो एक तरह से जुल्म वहां करते रहे। कि पठानों के बारे में अलग अलग राय है, हुक्मरानों के बारे में बंगाल में अलग राय इसलिए है क्योंकि वहां टैगोर ने कहानी भी लिखी काबुली वाला, तो एक अलग राय बन गई। और या वो मनी लैंडर्स भी थे बंगाल में, लेकिन कश्मीर जैसी जगह में वो मनी लैंडर्स नहीं थे, दे वर रूलर्स। तो जाहिर है उस वक्त जो लोकल फोक, जो ये जिनको हम रूरल परफॉर्मर्स कहते हैं, अपनी बात कहने के लिए आर्ट फॉर्म का उन्होंने इजाद किया जो उनके रूट्स में रही होगी, विच आई कॉल द आर्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। तो आर्ट फॉर्म ऑफ wanting to say something very indirectly while entertaining also। जाहिर है दिमाग में रही होगी ये बात, वो दब गई होगी कहीं। और चलते चलते जब मैंने पूरा घुमाकड़ी शुरू की, तो मेरे लिए रास्ते खुलते गए। अरे मैं तो पैदा ऐसी जगह पर हुआ था, मुझे लगा था कि दुनिया सिर्फ कश्मीर में ही है, उससे ज्यादा बड़ी जगह है ही नहीं। और मैंने ट्रेन भी नहीं देखी थी। पहली बार जब मैंने ट्रेन के बारे में सुना था कि ट्रेन ऐसी होती है, क्योंकि होता क्या बचपन में जो चीज आपने न देखी हो उसके बारे में जब वो कहा जाता है तो वो फोकटेल की तरह हो जाती है कि ट्रेन ऐसी है, वो आवाज करती है। और जब आप उसको देखते हैं तो सारी आपकी फोकटेल जो है टूट जाती है, कि दरअसल वो वैसी नहीं होती जैसा कि आपके दिमाग में वो बसाई गई होती है। और मैं भी जब पहली बार आया जम्मू, जम्मू से फिर पठानकोट था, पठानकोट से ट्रेन चलती थी, तो मैं एक डिसअपॉइंटमेंट हो गया। अरे मैंने तो ऐसा ऐसा सुना था, ट्रेन के बारे में एक ऐसी इमेज थी, तो पहली इमेज तो वो टूटी। ऐसे मेरे एक अंकल थे, वो उनका कोई चाय का थोड़ा बहुत बिजनेस था कश्मीर में, तो वो चाय लेने के लिए अमृतसर आते थे। अमृतसर उन दिनों बड़ा मार्केट था उस इलाके का। तो उन्होंने बचपन में मुझे कहा कि तुम चलोगे, चलो मैं तुमको घुमाता हूँ, घुमा लाता हूँ। तो मैं उनके साथ अमृतसर आया। अमृतसर जब उन्होंने मुझे एक बाजार दिखाया, उस बाजार का नाम हाल बाजार था, और हाल बाजार में एक बड़ा गेट था। तो मुझे लगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गेट है।
इससे बड़ा गिफ्ट तो कोई होगा नहीं दुनिया में। जाहिर है, एज अ चाइल्ड में जब वापस चला गया तो जो भी बच्चे इमेजेस ले जाता अपने दूसरे दोस्तों के साथ, उन इमेजेस की शिरकत करता है, तो मैंने भी उसको, अगर वो 50 फुट का रहा होगा तो जो मैंने बताया होगा तो मैंने 100 फुट का बना दिया होगा। जैसा क्या, एक तो हिंदुस्तानी, ऊपर से बच्चे, इतनी सी छोटी चीज को इतना बड़ा कर देना। तो जाहिर है कि ये सारी इमेजेस मेरे दिमाग में थी। वो तो बात, फिर जब मैं घुमक्कड़ी करने लगा हिंदुस्तान में, तो वो इमेजेस भी टूटी, वो अलग अलग रूप लेती गई। और इस बीच में एक आदत पड़ गई थी, वो ट्रकें जब मैं लिखता था और हाईवेज पर चलता था, कि संसार को खिड़कियों से देखने की आदत पड़ गई थी। कि आप अगर आप ट्रक के आगे बैठे हों तो आप पूरा लैंडस्केप जो है एक फ्रेम के बीच में से देखते हैं, आप सड़कें उस फ्रेम में से देखते हैं। तो इसीलिए मुझे उस फ्रेम की जरूरत हर बार याद आती रही। मैं यूपी घूमा, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहां जहां भी संभव हो सका, कुल मिलाकर इतने वर्षों में करीबन 80-82 शहरों में तो मैं घूमता रहा। लेकिन और अलग अलग तरह के, जैसे कि सब सब लोग नाटक करते हैं, करता रहा अलग अलग तरह के। लेकिन मुझे हर बार लगता रहा कि ये तो सभी कर रहे हैं और मैं क्या कुछ ऐसा नया कर रहा हूँ। तो मुझे तो अपना कुछ जो है अलग तरह का कुछ सोचना चाहिए। तो तब मुझे मेरे दिमाग में विदूषक या क्लाउन नहीं आया। मुझे लगा कि मुझे एक मेटाफर ढूंढना चाहिए, जिसको कहते हैं आप एक इमेज ढूंढना। क्योंकि मुझे राजा रानी वाला प्रोटोगनिस्ट नहीं चाहिए था। एक एक जैसे नाटक में है, राजा प्रोटोगनिस्ट है या रानी प्रोटोगनिस्ट है और फलाना फलाना विलन है। मुझे लगा कि मनुष्यों में प्रोटोगनिस्ट ढूंढना अपने आप में ठीक नहीं है। दरअसल आप एक ऐसे मेटाफर ढूंढिए, ऐसी इमेजेस ढूंढिए जो प्रोटोगनिस्ट का काम करे। तो मुझे लगा लाफ जो है वो एक प्रोटोगनिस्ट है। जैसे कि नदी अपने आप में एक प्रोटोगनिस्ट है, या समुद्र प्रोटोगनिस्ट है, ये मनुष्य नहीं है। या नेचर प्रोटोगनिस्ट है, क्योंकि जिस इलाके से मैं आता था तो वहां जो कश्मीरियों के लिए या उन इलाकों में रहने वालों के लिए जो प्रोटोगनिस्ट है, वो भयावह भी है, सुंदर भी है, अच्छा भी है, माँ जैसा भी है, दोस्त जैसा भी है। तो कुदरती है, नेचर ही है। इसी तरह समुद्र में रहने वाला आदमी, समुद्र किनारे वाला जो मछुआरे उनके लिए कौन है प्रोटोगनिस्ट? उनके लिए प्रोटोगनिस्ट दरअसल दूसरे मछुआरे नहीं है। उनके लिए प्रोटोगनिस्ट है वो समुद्र जिसमें वो रोज जाते हैं, जिसमें वो अपनी जाते हैं, जो अपनी मछलियां पकड़ कर लाते हैं। तो देयरफॉर मुझे लगा कि हमें प्रोटोगनिस्ट की एक नई परिभाषा करनी चाहिए। वी शुड फाइंड न्यू प्रोटोगनिस्ट। ये नए प्रोटोगनिस्ट ही आपके काम आएंगे। लेकिन जो शहर में थिएटर करने वालों के लिए संभव नहीं था। शहर में थिएटर करने वाले प्रोटोगनिस्ट खुद अपने आप में खुद को ही देख रहे थे, मनुष्यों को ही देख रहे थे। मान लीजिए आप आधे अधूरे कर रहे थे तो उसका प्रोटोगनिस्ट जाहिर है या तो सावित्री है या महेंद्र नाथ है, या दूसरे आप प्लेस कीजिए तो उनमें प्रोटोगनिस्ट जो वो ह्यूमन बींग्स ही हैं। तो मैं दरअसल इस बात से कभी भी इंप्रेस नहीं था कि ह्यूमन बींग्स ही प्रोटोगनिस्ट हो सकते हैं। कि ह्यूमन बींग से बड़ी चीज कौन सी है, उनको प्रोटोगनिस्ट में देखना चाहिए। तो मुझे लगा क्यों ना हम जो है कि क्लाउन को ही प्रोटोगनिस्ट मान ले और पूरी दुनिया को हम टॉपसी टर्वी करके देखें, उसकी नजर से देखें। कुछ दिनों तो वो चलता रहा। फिर हमें लगा कि भाई अगर हम एक नया एक चरित्र ला रहे हैं जो कि न तो नाट्यशास्त्र का क्लाउन है, न कि वो जो फोक थिएटर फॉर्म्स है उनका क्लाउन है, ये 20वीं सदी का कोई और नया क्लाउन है जिसको हमें तलाशना होगा। तो हमें जब इस पर हमारी चर्चा हुई आपस में मित्रों की, हमने कहा पर इसके लिए तो एक नई तरह का ट्रेनिंग भी आपको बनानी पड़ेगी। कि जाहिर है अगर दुनिया में मान लीजिए कथकली का एक्टर है तो कथकली के एक्टर के पास कथकली ने अपनी ट्रेनिंग बनाई है, या आप आपके यहाँ राय बैंसे हैं तो राय बैंसे की ट्रेनिंग है, या अगर छौ है या पुरलिया छौ है तो उसकी उनकी अपनी ट्रेनिंग है।
तो ऐसा क्या है कि थिएटर में एक ओवरऑल एक जनरल ट्रेनिंग भी बनी हुई है, जो हमने कहीं से ली हुई है। मुझे उससे अगर कोई शिकायत नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो तब मुझे लगा कि भाई ये नई ट्रेनिंग कैसे डेवलप करें। उन दिनों अजीब सा माहौल था पूरे देश में। आईएफए ने हम लोगों को सबको छोटी छोटी स्कॉलरशिप दी थी। उस वक्त बहुत सारे लोग जो अपने अपने ट्रेनिंग सिस्टम पर काम करने की कोशिश कर रहे थे कि अपने अपने नए ट्रेनिंग सिस्टम निकाले। तो उसमें मैं काम कर रहा था मध्य प्रदेश में, और मैंने मध्य प्रदेश चुना था, उसका रीजन भी बाद में बताऊंगा। रतन थियम मणिपुर में, लोकेंद्र आरंबा मणिपुर में, आपके कन्हैयालाल मणिपुर में, मुत्तुस्वामी चेन्नई में, इसी तरह कुछ यंग दोस्त हमारे केरला में, पंजाब में, जम्मू में, चारों तरफ सब लोग के ये दिमाग में घुस गया कि हमें अपने तरह का ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और वो ट्रेनिंग सिस्टम जो है आपके आसपास के रूट्स का हो। उसमें जैसे पन्नीकर जी ने, उनके पास चूंकि एक बहुत बड़ी वो वसीयत थी कलाओं की, तो उन्होंने कहा कि मैं उन जो सोपानम म्यूजिक से अपनी ट्रेनिंग डेवलप करें, या जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं। तो मणिपुर वालों को लगा कि हम अपने रिचुअल्स को इस्तेमाल करके अपनी ट्रेनिंग करें। तो मुझे लगा कि भाई नॉर्थ इंडिया में तो दिक्कत है। हमारे यहाँ तो एक वो जिसको कहें कि कोडिफाइड फॉर्म्स नहीं है, जहाँ कोडिफाइड है, जैसे भाई साउथ में थी कथकली है तो उसकी कोडिफिकेशन है, उनका अपना ग्रामर है। देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग कि आफ्टर ऑल जो ये कोडिफाइड फॉर्म्स बनी है, ये कहाँ से बनी है। तो हिंदुस्तान की हर जो कोडिफाइड आर्ट फॉर्म है, उनके पास जो तो कभी रॉ मटेरियल कहीं से लिया होगा जिसको उन्होंने डेवलप किया होगा इनटू है। जी सुनाई दे रहा? दादा, ये अभी 1 मिनट में ये वाला सेशन ऑफ होगा, आप दोबारा इसी आईडी को लॉग इन कर लीजिएगा। जी आप कंटिन्यू। तो ये